Hello everybody. Today we will discuss class 12th economics. Chapter name is aggregate demand, aggregate supply and related concepts. ठीक है बेटा, तो चलो इसकी सीरीज शुरू करते हैं. So what we will learn in this chapter, ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद में आपको क्या क्या समझ आएगा, आपको क्या क्या चीज़ें पता चलेंगी. मतलब इस चैप्टर में हमने कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी है. सो वी विल डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, जिसको हम AD से डिनोट करते हैं, उसे कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, देन कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है बेटा, तो चलो अभी ये चैप्टर को शुरू करते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है. जैसे आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हो, आप ऑलरेडी डिमांड पढ़ चुके हो. डिमांड क्या होती है आप लोगों को पता है, आपने +1 क्लास में डिमांड का कॉन्सेप्ट पूरा आपने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. सो नाउ द थिंग कम्स कि अब बात आती है एग्रीगेट डिमांड की. हम जो डिमांड पहले बात करते थे वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में टू पर्टिकुलर कॉमोडिटी से बात करते थे. ठीक है ना. माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज़ अ माइक्रो सब्जेक्ट जो एक छोटी यूनिट से शुरू होता है, छोटी चीज़ से शुरू होता है. पर अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं जो पूरी इकोनॉमी को लेके चलता है. सो इसके बीच में जो एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट है, डेट इज़ द डिमांड विच रेफर्स टू डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. हमने एक पर्टिकुलर गुड या सर्विस की हमने जो हम +1 में बात करते थे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, हम गुड्स की बात करते थे, पर्टिकुलर गुड की बात करते थे. हम जैसे हम राइस की या वीट की बात करते थे, अब हम उसकी बात नहीं करेंगे. हम जितनी भी इकोनॉमी के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो सारी की सारी गुड्स की बात कर रहे हैं. सो एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. इट डज नॉट रेफर टू डिमांड फॉर एनी पर्टिकुलर गुड और सर्विस इन द मार्केट. वही जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि +1 में आपने जब डिमांड पढ़ी थी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वहाँ पे हम पर्टिकुलर गुड की बात करते थे. पर दिस हम एग्रीगेट डिमांड एक वास्ट कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट है. तो उसके बीच में हम एक गुड की या एक सर्विस की बात नहीं करते. हम फॉर ऑल डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इकट्ठे करके सारी गुड्स एंड सर्विसेज को उनकी जो डिमांड इकोनॉमी में हो रही है उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है. पहली चीज़ ये है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इसमें एक ये पॉइंट समझने वाला है एग्रीगेट डिमांड में. दूसरी चीज़ आती है कि एग्रीगेट डिमांड एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है या एक फ्लो कॉन्सेप्ट है. ये हमने जैसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ फ्लो कॉन्सेप्ट और स्टॉक कॉन्सेप्ट के बारे में. जो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है वो पर्टिकुलर टाइम के ऊपर होता है. ठीक है, उस डेट पे उस टाइम पे क्या है. पर जो फ्लो कॉन्सेप्ट होता है वो चलता है, कंटिन्यूस होता है. सो एग्रीगेट डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. अगर आपको MCQ में 1 मार्क क्वेश्चन में ये आ जाता है कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है या स्टॉक कॉन्सेप्ट है, तो आपको पता होना चाहिए एग्रीगेट डिमांड जो है वो हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है. क्योंकि वो क्यों फ्लो कॉन्सेप्ट है बेटा, क्योंकि वो 1 साल के लिए किया जाता है. ठीक है ना. एग्रीगेट डिमांड हम इकोनॉमी में पूरी गुड्स एंड सर्विसेज की 1 साल एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए बात करते हैं. सो इसलिए वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, इट इज़ नॉट अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट इज कि एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एन एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर के टर्म्स में हम उसको मेजर करते हैं एग्रीगेट डिमांड को. एंड एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड व्हाट पीपल विश टू स्पेंड और प्लान टू स्पेंड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम. अब ये देखो, एक कोई भी इकोनॉमी है उसमें जितने लोग हैं सबकी इनकम एक साथ तो नहीं है, किसी की कम है, किसी की ठीक है, किसी की ज़्यादा है. राइट. तो जब डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम है उतनी डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम में वो कितना अपने गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए अमाउंट अपना स्पेंड करने को रेडी है, दैट इज द एग्रीगेट डिमांड जो हम एक्सप्रेस करते हैं, जितना दे विश टू स्पेंड एट दे और दे प्लान टू स्पेंड. ठीक है. सो एग्रीगेट डिमांड इन सब से हमारा क्या निकलता है, एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द डिजायर्ड एक्सपेंडिचर और द प्लान्ड एक्सपेंडिचर. ठीक है. क्योंकि हमने अभी बात की व्हाट पीपल विश टू स्पेंड और पीपल प्लान टू स्पेंड, इसलिए एग्रीगेट डिमांड इज अ डिजायर्ड एक्सपेंडिचर या planned expenditure on the purchase of domestically produced goods and services during an accounting year. इस चीज़ में एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे
एग्रीगेट डिमांड जो की बात करते हैं वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स की बात करते हैं, फॉरेन गुड्स की बात नहीं करते, ना फॉरेन गुड्स की ना फॉरेन सर्विसेज की, ठीक है। जो what the people they planned, it is a desired expenditure or the planned expenditure on the purchase of domestically goods, produced goods and services in the economy during an accounting period, accounting year, ठीक है। सो ये तो हमारा बेसिकली है एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, राइट। आगे हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व की। एग्रीगेट डिमांड हमने डिस्कस कर लिया, अब बात आती है कर्व की, कर्व कैसा बनेगा। अब ये देखो, ये हमारा कर्व बना हुआ है, एक्स एक्सेस पे हम इनकम शो कर रहे हैं और वाई एक्सेस पे एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ऐसे जैसे अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो प्लान या डिजायर्ड एक्सपेंडिचर होता है एग्रीगेट डिमांड। सो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज शोन ऑन द वाई एक्सेस एंड इनकम इज शोन ऑन द एक्स एक्सेस, राइट। ये आप पहले इसको ध्यान से देख लो। ये देखो, जो पहले आपका यहाँ पे उस पे जो आपका मैं आपको बताती हूँ, ये देखो, दिस इज़ योर इन्वेस्टमेंट कर्व, देन दिस इज़ योर इनकम कर्व, राइट। और ये जो आपका कर्व है A इज इक्वल टू C प्लस आई, ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का कर्व है, जहाँ पे आपका जो आपका इनकम और ये जो कर्व है, ये जो AD या AE कर्व है, ये जो आपका मिल रहा है डैट इज़ एट अ पॉइंट ऑफ E। यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान रखनी, जो आपकी इनकम है, ये जो आपका OY एक्सेस, OY जो आपकी रह जा रही है, ये आपकी 45 डिग्री पे है। 45 डिग्री का मतलब है कि जो लेवल जैसे ये लेवल ऑफ इनकम जो है वो आपका राइज हो रहा है, ठीक है। पहले एक लेवल पे तो ज़ीरो हो गया ना, वहाँ से यहाँ पे आपका ज़ीरो इनकम थी, यहाँ से आपकी राइज हो रही है, ऐसे आपकी राइज हो रही है। इस चीज़ में आपने एक बात ध्यान रखना, इस डिमांड कर्व में, ये एडी कर्व में, अभी मैं आपको बता रही हूँ कि ये देखो कुछ यहाँ पे, यहाँ तक, ये देखो इस पॉइंट तक, ई पॉइंट तक जो था आपकी, आप इनकम जो है वो आपकी कम थी और आपकी कंजम्पशन ज़्यादा थी। कंजम्पशन ज़्यादा है, इनकम कम है। क्यों है ऐसा? क्योंकि एक देखो, आपकी इनकम अगर ज़ीरो भी होगी, इवन दो यू विल ईट समथिंग, कुछ एक्सपेंडिचर आपको करना ही पड़ेगा, बेशक आप किसी से उधार लेके करो, खाना तो आपने खाना ही है। सो आपकी ये देखो, जब इनकम ज़ीरो है तब भी हमारे कुछ एक्सपेंडिचर तो हमारा हो ही रहा है। तो ये ई पॉइंट से पहले जो है हमारी जो एग्रीगेट डिमांड या एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम हमारी कम है, और ई पॉइंट के बाद में हमारी इनकम हमारी ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर हमारा या एग्रीगेट डिमांड हमारी वो कम है, ठीक है। तो ये पूरा चीज़ मैं आपको समझाती हूँ, आगे इसको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। अब ये देखो, ये जैसे हमारा ये एडी कर्व जो हमने अभी डिस्कस, आपको मैंने बनाया हुआ दिखाया, उसकी चीज़ के बीच में ये देखो, जब आपकी इनकम ज़ीरो थी, एग्रीगेट डिमांड आपकी ए थी, मैंने आपके पास डिस्कस किया वो क्यों था, क्योंकि सम एक्सपेंडिचर नीड्स टू बी इनकर्ड टू बाय गुड्स फॉर द सर्वाइवल इवन व्हेन देयर इनकम इज़ ज़ीरो। खाना तो खाना ही है ना, इनकम बेशक ज़ीरो, बेशक आप उधार लेके खाओ, किसी से मांग के खाओ, बट कुछ खर्चा तो आपका हो ही रहा है। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। देयरफॉर इट इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड टू वाई, इसीलिए हमारी एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम के साथ पॉजिटिवली रिलेट करता है, तभी 45 डिग्री के एंगल पे जा रहा है। अब ये देखो, अपने घरों में भी आप देखो, जैसे जैसे आपके पेरेंट्स की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपकी डिमांड भी बढ़ती है, आपकी डिज़ायर्स भी बढ़ जाती हैं, ठीक है। हमारी इनकम के हिसाब से ही हमारी जो घर का खर्चा चलता है। अगर हमारी इनकम ज़्यादा होती है तो हमारी डिमांड फॉर द गुड कंजम्पशन एंड फॉर योर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, ठीक है। At certain level of income, AD lags behind income, as I have already discussed with you कि E point के बाद में क्या हुआ है, हमारी जो है इनकम जो AD हमारी एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम हो जाता है और इनकम हमारी बढ़ जाती है। उससे पहले हमारी एग्रीगेट डिमांड हमारी पहले ज़्यादा थी और इनकम हमारी कम थी। वो क्यों है? दिस इज़ बिकॉज एट हायर लेवल ऑफ इनकम पीपल स्टार्ट सेविंग अ पार्ट ऑफ देयर इनकम। अब ये देखो, अब जब आपकी इनकम आपकी ज़्यादा होती है तो क्या होता है, एक पॉइंट तक आप अपना खर्चा कर रहे हो,
ये तो नहीं है आपकी जितनी भी इनकम आ रही है सारी की सारी आप खर्चे में यूज़ करते हो, नो, बट यू ऑल्सो सेव अ पार्ट ऑफ योर इनकम एंड यू सेव. हम सेव किस लिए करते हैं? फॉर द फ्यूचर एक्सपेंसेस टू बी बोर्न बाय यू, राइट. हम उन कुछ अपना जो इनकम है हम अब कुछ पार्ट उसका सेव करके रखते हैं ताकि हमारे जो फ्यूचर में अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर आने, एकदम से कुछ आ जाता है फ्यूचर में हमारे को ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हम यूज़ कर सकें. ठीक है, तो ये तो था आपका एडी कर्व क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है. नाउ कम्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड या एडी. कॉम्पोनेंट्स क्या है एग्रीगेट डिमांड या एडी के? वो बेसिकली हमने डिस्कस किए 2 पॉइंट ऑफ व्यू से, एक क्लोज्ड इकोनॉमी और एक ओपन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो जो क्लोज्ड इकोनॉमी है वो 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी है या 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी है. ठीक है, सो इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो जो पहले हम बात करेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी की. क्लोज्ड इकोनॉमी में 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी या 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी है. तो पहले हम 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में बात करते हैं. क्लोज्ड इकोनॉमी में आपको पता होना चाहिए जिसमें आपके फॉरेन के साथ कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ आपका ही नेशन है, कोई फॉरेन के साथ कुछ ट्रांजैक्शंस नहीं होती. तो इस टाइप की इकोनॉमी में क्या है, एक 2 सेक्टर इकोनॉमी है. तो एक हाउस होल्ड सेक्टर है और एक आपका प्रोड्यूसर सेक्टर है. सो एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? एग्रीगेट डिमांड इज AD is equal to C plus I, where AD stands for aggregate demand, C stands for household consumption expenditure and I stands for producer investment expenditure. प्रोड्यूसर भी तो कुछ खर्चा करेगा तभी चीज़ें बनाएगा और हाउस होल्ड भी तो कुछ खर्चा करेगा कंजम्पशन के लिए. सो उन दोनों चीज़ों को मिला के जो हमारा आएगा दैट विल बी योर एग्रीगेट डिमांड इन केस ऑफ 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी. ठीक है, इसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म या 1 मार्क आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए. अब आगे बारी आती है हमारी 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी की. एक हमारा 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी था जिसमें हमारा हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर था. अब जो हमारा 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी है इसके बीच में हमारा एक सेक्टर और आ जाता है दैट इज द गवर्नमेंट सेक्टर. गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस जब आ जाती है. सो इस केस में देखो आपका एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? हाउस होल्ड C plus I plus G, where C stands for household consumption expenditure, I stands for private investment expenditure and G stands for government expenditure. गवर्नमेंट भी तो अपना रोल प्ले करेगी, कुछ खर्चा करेगी, that will be included in the aggregate demand. ठीक है, सो 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में आपका एग्रीगेट डिमांड इज C plus I plus G, जिसके बीच में हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी आ जाता है. अब बारी आती है हमारी, हमने पहले डिस्कस किए कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन क्लोज्ड इकोनॉमी. अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन ओपन इकोनॉमी. अब ओपन इकोनॉमी में क्या होता है? जिसके बीच में आपके फॉरेन नेशंस के साथ लेना देना होता है. तो दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी इंक्लूड्स हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर. ठीक है, इसके बीच में फॉरेन नेशंस को हमने क्या नाम लिया? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर. तो अभी तक हमने 3 सेक्टर इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी में हमने बात की थी एग्रीगेट डिमांड इज C plus I plus G. सो अब हमारी ओपन इकोनॉमी आ गई है. ओपन इकोनॉमी के बीच में हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर आता है. तो C plus I plus G के बीच में एक टर्म और ऐड हो जाएगी दैट इज योर एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, दैट इज X माइनस M. ये देखो जैसे आपका फॉर्मूला मैंने दिया है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C plus I plus G plus X minus M, where X minus M is net exports. Net exports stands for exports minus imports, means जो हमने एक्सपोर्ट किया और जो हमने इम्पोर्ट किया उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, जो नेट वैल्यू आएगी, दैट विल बी एडेड इन योर एग्रीगेट डिमांड. ठीक है, so this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.